हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। आज लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और लॉकडाउन के जो 2 चरण आप सभी लोगों ने बताए, आपने बहुत करीबी से देखा होगा किस तरीके से हमें सावधानियां बरतनी है और किस तरीके से हमें कोरोना वायरस को मात देनी है। आपको बता दें कि इस बार के लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है, खासतौर पर उन इलाकों में जो ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं। इस बार केंद्र सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों में छूट का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर कई राज्य सरकारें भी लॉकडाउन में केंद्र के फैसले के बाद रियायतें दे रही हैं। हरियाणा में भी लॉकडाउन के तीसरे पार्ट में कुछ छूट दी गई है, तो वहीं हरियाणा में कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जहां अचानक से ही मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली से सटे ज्यादातर जिलों में अचानक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 440 के पार पहुंच गया है और दिल्ली समेत राज्य के सभी बॉर्डर सील हैं। देश के आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश में कोरोना के 42,000 आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है और इसी शिद्दत के साथ हम हर रोज 11 से 12 बजे हेल्थ एक्सपर्ट के साथ चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस स्थिति पर कब तक नियंत्रण किया जा सकता है और जो आप किन नियमों का पालन कर रहे हैं और खान पान में किन चीजों को शामिल कर सकते हैं, किस तरह से आप कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं, उनसे मुखातिब आपको करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ बने हुए हैं और इसी के साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी हमारे साथ बने हुए हैं और दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर और डॉक्टर पंकज वत्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर पंकज, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते। देखिए, हरियाणा में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। हरियाणा के आंकड़े का अगर जिक्र करें तो 440 के पार पहुंच गया है। तो प्रदेश में ये स्थिति किस तरह से मानी जाए, कितनी गंभीर स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार ध्यान दिला रहा था कि दिल्ली में संक्रमित व्यक्तियों की जो नंबर है वो बहुत ज्यादा हो गया है और उसके कारण हरियाणा का जो बॉर्डर के जो चार डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ NCR की जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी गंभीर रूप से प्रभावित होंगी और यहाँ से फिर धीरे धीरे संक्रमण पहुंच जाएगा। अब आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा लीजिएगा कि 66 केसेस क्यों आए हैं। ये 66 केसेस इसलिए आए हैं कि परसों जो टेस्ट हुए हैं, जिनकी कल रिपोर्ट आई है, ये 66 जो है इसलिए आ गए हैं कि टेस्ट जो है वो 4000 मरीजों का हुआ। यानी अगर आप देखेंगे तो लगभग ये उससे पहले केवल 1000 मरीजों का टेस्ट हुआ था जिसमें 19 पॉजिटिव आए थे। इसी तरीके से जो मैं देख रहा हूँ आंकड़े, तो करीबन 15 से 20% जो है वो टेस्ट में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में ज्यादा केस आने का कारण ये है कि वहां पे टेस्टिंग बहुत की गई है, लेकिन हरियाणा में टेस्टिंग उतनी नहीं की गई है। तो ये संभव है कि हरियाणा के आंकड़े भी दिल्ली की तरह ही हो, टेस्टिंग ना होने के कारण डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर टेस्टिंग लेवल जो है वो हरियाणा का बहुत कमजोर है। अभी आप देख रहे हैं अगर टेस्टिंग बढ़ी है, अगर मान लो 4000 की टेस्टिंग हुई है तो उसमें से 66 केसेस पॉजिटिव आए हैं। और आप झटका देखिएगा, जब वहाँ टेस्टिंग शुरू हुई है तो 28 तारीख को 1 केस था और आज 42 केस हो गए हैं। उसके बाद इसी तरीके से गुड़गांव में और फरीदाबाद में, सोनीपत में सब जगह केसेस बढ़ रहे हैं। अब तो दूसरे जिलों में जहाँ कोई केस, 1 केस का बहुत दिनों पहले फतेहाबाद में भी 4 केस और आ गए हैं, वहाँ 5 हो गए हैं। इसका जींद में भी केस बढ़ गए हैं, भिवानी में केस 6 बढ़ गए हैं। यानी अब जगह जगह पे संक्रमण बढ़ रहा है और अभी जांच प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। आंकड़े कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पा रहे हैं। वास्तविक स्थिति क्या है इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। और अब ये मोमेंट्स शुरू होने के बाद ऑरेंज जोन जो डिक्लेयर किया गया है, देखिए ये सरकार ने मजबूरी में लिया गया फैसला है। केजरीवाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता, बिल्कुल खोलना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हरियाणा आंकड़े नहीं दिखा रहा है, आंकड़े पूरी टेस्टिंग नहीं हो रही है।
वरना हरियाणा भी मजबूरी में ही खोल रहा है। इंडस्ट्रीज का, बाकी का सबका काफी प्रेशर है, क्योंकि दयनीय स्थिति जो है, सरकारों की भी वित्तीय स्थिति जो है वो दयनीय स्थिति होती जा रही है। ये इसलिए इनको मजबूरी में फैसले लेना पड़ा कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब आप देखिएगा कि 7 बजे से लेकर 7 बजे तक कर्फ्यू करेंगे, रात को 7 और दिन में चलेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे कोई विशेष अंतर होने वाला नहीं है। कहीं तो उन्होंने कहा, पंजाब ने कहा कि हम दुकानें 2 बजे तक खोलेंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? वहां ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगी। तो अब ये जो है, ये सारा सिस्टम मिसमैनेज भी होता जा रहा है। ये जो फैसले लिए जा रहे हैं मिसमैनेज होते जा रहे हैं। अच्छा ये होता कि 17 तारीख तक ये पहले की तरह ही पूर्ण लॉकडाउन होना था, और अगर रिलैक्सेशन दी जानी थी तो 17 तारीख के बाद दी जानी थी। बिल्कुल। मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ कि केवल क्योंकि हम लोग अनअवेयर कॉट किए गए थे, एकदम से अचानक नुस्खा आ गई थी, उसके लिए भारत तैयार नहीं था, संसाधन नहीं थे, स्वास्थ्य विभाग तैयार नहीं था, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग नहीं थी, डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं थी, पैरामेडिकल स्टाफ को नॉलेज नहीं थी। इसलिए ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा हमारा, उस पीरियड का एक ही फायदा हुआ कि हम तैयारी कर पाए, संसाधनों की तैयारी कर पाए, नए कोविड वार्ड बनाए, कुछ ट्रेनिंग हुई है, पीपीई किट वगैरह संसाधन लेके आए हैं, और जो कर्व है उसको फ्लैट रख पाए, नीचे नहीं आया कर्व, फ्लैट रख पाए। अब ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू होगा, नीचे नहीं आएगा अब ये कर्व। और ये जो टेस्टिंग अगर नहीं करेंगे तो और दुख जाएगी। इसलिए टेस्टिंग जो है, अब वो कह रहे हैं पूरे भारत में 1 लाख टेस्टिंग करेंगे। अब आप देखिएगा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जितने जो मजदूर जाएंगे या जो अपने वापस जाने वाले हैं उन सबके टेस्ट किए जाएंगे। कहाँ टेस्ट किए जाएंगे ये तय नहीं है कि यहाँ से जाने से पहले टेस्ट किए जाएंगे या वहां जाने के बाद टेस्ट होंगे। अगर यहाँ टेस्ट होंगे तो वहां पे उनको कैसे सुपरविजन करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे। तो अब ये जो है चाउस की स्थिति धीरे धीरे आ रही है। अब जो फैसले लेने पड़ रहे हैं मजबूरी में, तो उसके कारण जो है चाउस की स्थिति आने वाली है। अभी जैसे आपने अचानक कहा, जब ये देख रहे हैं, अखबारों में खबर आ गई, मीडिया में खबर आ गई, टीवी में देख रहे हैं, तो मजदूरों को उनके घर भेज रहे हैं। तो अब मजदूर को ये नहीं मालूम मैं गुड़गांव में हूँ, गुड़गांव वाले भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। मेरे को वहाँ उनको नहीं मालूम कि वो जिस स्टेट में बिलोंग करता है वहां से मेरे लिए लाने के लिए रिक्वायरमेंट आएगी। अब ये कह रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, घर से अप्लाई कीजिएगा। अरे भाई, मजदूर ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर देगा तो भारत का भविष्य तो बदल जाएगा। और दूसरी मजबूरी ये है कि आज की तारीख में सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में उसको मदद करने के लिए भी कोई सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको दूरी रखनी है, उसको उसके मोबाइल फोन से दूरी रखनी है। तो एक आदमी कैसे कर लेगा? बेचारे कैसे ऑनलाइन सारे का सारा अप्लाई कर देंगे। और मजबूरी में आए तो उनको वहां से वापस भेज दिया। तो अब ये चाउस की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे जैसे जैसे टेस्टिंग होगी। बिल्कुल। डॉक्टर परमेश्वर, अगर देश के आंकड़ों का जिक्र करें तो देखिए 42,000 देश के आंकड़े पार हो चुके हैं। तो देश की अगर स्थिति पर गौर किया जाए तो कितनी विचारणीय स्थिति देख रहे हैं, कितनी गंभीर स्थिति देख रहे हैं आप? डॉक्टर परमेश्वर, देश के आंकड़ों का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए कि 42,000 के पारी आंकड़े पहुंच चुके हैं। तो देश की स्थिति कितनी गंभीर देख रहे हैं आप? किस तरह से देश भर की स्थिति देख रहे हैं आप? डॉक्टर परमेश्वर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो लगता है तकनीकी खामियों के चलते डॉक्टर परमेश्वर से हमारा जो संपर्क है वो नहीं हो पा रहा है, संवाद नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर पंकज, अब देश के आंकड़ों का हम जिक्र कर लेते हैं। देश में देखिए कि आंकड़े 42,000 पार कर चुके हैं। तो देश की स्थिति का अगर जिक्र किया जाए तो यहां से क्या संभावना मानी जाए कि कितनी विचारणीय स्थिति और भी ज्यादा आगे हो सकती है? ये महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अक्रॉस बिग स्टेट, आंध्र प्रदेश, सभी जगह पर केसेस बढ़ रहे हैं। इवन पंजाब में आप देख सकते हैं एक ही दिन में कितने केसेस बढ़े हैं। बिल्कुल। तो इन सारी स्थिति को देखते हुए पूरे भारत में ही अब ये बढ़ेंगे। अब ये जो जाएंगे, आप देख रहे हैं बाजार खुलेंगे, कॉन्टेक्ट में लोग आएंगे, जो कैरियर से जिनके सिम्टम्स भी नहीं है
उनका भी आना जाना होगा, वो चाहे लिमिटेड समय में हो कि 7 बजे सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक हो। तो धीरे धीरे ये हमें अब कोरोना वायरस के साथ जीना पड़ेगा। बचेगा वही जो डॉक्टर्स द्वारा एडवाइजरी दी गई है, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा। अभी भी चाहे लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दे दी है, चाहे आपका ग्रीन है, रेड है, बाकी है, आपको पहले की तरह ही नियमों का पालन करना होगा। ये रिलैक्सेशन केवल इसलिए दी गई है ताकि मजबूरी बस जो जिस चीज की आवश्यकता है अगर वो नहीं मिलेगी तो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, केवल इसलिए खोला गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, हैंड वॉश नहीं करेंगे और बहुत मजबूरी में ही घर से बाहर निकलेंगे और पूरी घर से बाहर निकलते हुए भी पूरी प्रिकॉशंस लेंगे, यही मानते हुए कि आपके चारों तरफ जो है 2 गज दूरी का चारों तरफ आपने एक ऑरा क्रिएट करना है, एक सर्कल क्रिएट करना है। ये आपको नियम बनाना ही पड़ेगा। अगले कुछ महीनों तक मास्क आपको पहनना ही पड़ेगा। बाहर जाने से पूरी तरह से आपको निषेध करना पड़ेगा। बहुत मजबूरी में अगर आप जा रहे हैं तो आप लेके आके अपना मजबूरी में जो काम करना है उसको मजबूरी में ही करें, अदरवाइज उस काम को पोस्टपोन करें। डॉक्टर परमेश्वर, स्थिति कितनी गंभीर मान रहे हैं आप पूरे देश की और प्रदेश की? क्योंकि देखिए देश से भी आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश का तो अगर जिक्र करें तो देखिए जिन इलाकों से संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया उन इलाकों से भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल स्थिति कितनी गंभीर देख रहे हैं आप? ठीक से बता रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन खुल रहा है ये हमारी मजबूती नहीं बता रहा है, ये बेसिकली ये हमारी मजबूरी बता रहा है कि आज हम मजबूर होकर के जो है एक तरह से हमने बहुत ही एक ऐसा कदम उठाया है कि आप सोच नहीं सकते कि इसके कितने भयानक परिणाम आ सकते हैं। क्योंकि आज लोग जो है छूट मिली है तो लोग घरों से बाहर जाएंगे, बाजार में जाएंगे और जैसे डॉक्टर पंकज ने कहा कि ये स्थिति इतनी भयानक हो सकती है कि जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। क्योंकि अब जो है ये कोरोना बम जो है हर जगह घूमेंगे, हर जगह घूमेंगे और ये दिन में 7 से 7 खोलना और आधा मार्केट खोल देना और ऐसे कर देना, ऑनलाइन कर देना, ये सब फालतू की बातें हैं। मुझे लगता है कि ये जो है अब वो आदमी, अब हर व्यक्ति की जिम्मेदारी खुद की है। अब सरकार ने अपने आप से सोनिया एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है कि अब जिसे बचना है वो खुद से डिसीजन ले, खुद से घर पे रहे, खुद से मास्क लगाए, खुद से सोशल डिस्टेंसिंग करे, खुद से काढ़े पिए, खुद से गर्म पानी पिए, जो करना है खुद से करे। अब इस समय जो बात आ गई है ये 101 आ गई है। हर आदमी की अब जो है अपनी स्वयं की जिम्मेदारी खुद के लिए बन गई है। अब सरकार कुछ नहीं करेगी और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पे सोनिया अब हम सरकार को दोष भी नहीं देंगे। और जिस तरह से छूटें दी जा रही डॉक्टर परमेश्वर, तो ये आप किस तरह से देख रहे हैं? लगातार लोगों की ओर से तो कहा जा रहा है रोजमर्रा की चीजों के लिए वो पैनिक सिचुएशन भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अनर्गल छूटें दी गई हैं, चाहे वो आवागमन की हो, चाहे वो छोटे स्टोर से लेकर बड़े स्टोर तक की हो, तो इन तमाम सहूलियतों को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये मेरे ख्याल से ये छूट नहीं है सोनिया, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देखते जाइए, क्योंकि हमारा देश जो है ये एक डेंसली पॉपुलेटेड देश है, अनपढ़ देश है। यहाँ पे बहुत लोग गरीब हैं जो इन चीजों की गंभीरता को नहीं समझते हैं। तो आप देखिएगा कि ये अभी अगले आने वाले 10 और 15 दिन बड़े क्रूशियल होंगे। और मुझे जो है बहुत एक चिकित्सक होने के नाते मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि आज जो है रियायतें दी जा रही हैं। मुझे इस बात का बहुत ही दुख और चिंता है कि अगले 15 दिन में हमें काफी खराब सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ईश्वर ना करे ये हम लोग जो है खुद से ही घरों में आके बैठ जाएंगे। आज से सोनिया इंडिविजुअल फाइट शुरू हो गई। अपना शील्ड आपको खुद से तैयार करना है, क्योंकि बाहर जो है कितने लोग, ये वायरस सोनिया बहुत कंटेजियस है, ये बहुत कंटेजियस है। तो ये जैसे मतलब आप समझ लीजिए कि अगर टेस्टिंग हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में आपको हो सकता है, मैं कह रहा हूं अगर टेस्टिंग हो जाए तो दिल्ली में 1 लाख पेशेंट आपको आप आज की डेट से 1 हफ्ते बाद देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर परमेश्वर, हम टेस्टिंग का जिक्र करें, टेस्टिंग की कमियों का जिक्र करें। देखिए सबसे पहले रैपिड किट्स हम लोगों ने ली, उनकी जो गुणवत्ता जांच है वो खरी नहीं उतरी, और उसके बाद मानेसर की कंपनी जो है उनकी ओर से कहा गया कि चलो ठीक है रैपिड किट हम दे देंगे। तो इस तरह से अगर टेस्टिंग की सुविधाओं का जिक्र किया जाए तो फिलहाल टेस्टिंग सुविधाओं की कितनी कमी है? देखिए सोनिया, टेस्टिंग जो है वो कोई क्राइटेरिया
मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। वो इसलिए कि आज अगर आपकी टेस्टिंग हम करते हैं सोनिया जी और आप नेगेटिव आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आजीवन के लिए एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप फिर कभी पॉजिटिव नहीं होंगी। हो सकता है अभी जिस समय आपका सैंपल लिया आप नेगेटिव हैं, लेकिन जब अब मार्केट खुल रहा है, आप बाहर घूम रही हैं, हो सकता है अगले 10 मिनट बाद जो है आप संक्रमित हो जाएं, आप इन्फेक्टेड हो जाएं। तो इसलिए ये जो है टेस्टिंग, इसमें अगर इस महामारी से बचाव का पहला सबसे बड़ा वो था, तो वो था एक तरह से लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का प्रयोग या कैप का प्रयोग। ये जो टेस्टिंग है ये बहुत अधिक मददगार नहीं है। हम कॉन्टेक्ट अब उस लेवल से हम बाहर निकल चुके हैं कि हमारे पास अगर 100, 200, 500 केस होते हैं तो हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके हम उनको पकड़ते हैं, उनको हम क्वारंटाइन करते हैं। अब जो है ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी में फैल चुका है। अब तो आप खुद अपना बचाव कर सकते हैं, टेस्टिंग आपकी कोई मदद नहीं करेगी। डॉक्टर पंकज, स्थिति जिस तरह से गंभीर होती जा रही है, चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, सरकार की भी, लोगों की भी, चिकित्सकों की भी और तमाम जो फ्रंट फुट पर काम कर रहे हैं उन लोगों की भी। तो फिलहाल इस स्थिति का अगर नियंत्रण करें तो कौन सा उपाय है? मास स्क्रीनिंग क्या सबसे बेहतर उपाय माना जाए? स्क्रीनिंग जो कर रहे हैं उसको सही आइडेंटिफाई करने के लिए हम कर रहे हैं कि किस एरिया में मास स्क्रीनिंग की जाए और कैसे उसको वहाँ रेड जोन में कन्वर्ट करके रोक लिया जाए। लेकिन जब हमने ये फैसला कर ही लिया है, इवन रेड जोन में रहने वाले मजदूरों को भी गुड़गांव में ट्रायंगुलर पास दिए जाएंगे, मतलब अलग शेप के पास दिए जाएंगे। उससे क्या होगा, वो जाएंगे तो सही ना, चाहे वो ट्रायंगुलर पास है चाहे रेक्टेंगुलर पास है। रेक्टेंगुलर पास है जो नॉन रेड जोन में होंगे और जो कंटोनमेंट एरियाज के होंगे उनको ट्रायंगुलर पास दे देंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, वो पास दिखा के थोड़ी काम करेगा, वहां पे तो बाकी मजदूरों के साथ बैठ के उसी तरीके से काम करेगा। तो ये जो रिलैक्सेशन दी गई है ये मजबूरी में दी गई है और इसके लिए आप अब सरकार को भी इससे कुछ नहीं कह सकते कि सरकार की मजबूरी हो गई है। सब जगह फाइनेंशियल सबकी वित्तीय हालत सबकी खराब है, सरकार के पास जो है लोगों को तनख्वाह देने के लिए नहीं है। तो अब ये जो है बड़ी गंभीर स्थिति होने वाली है और हर व्यक्ति को अपना अपना ख्याल रखना होगा, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना होगा। अब उसको अब आप देखिएगा झज्जर में वहां पे सिविल सर्जन ने जब एक पॉजिटिव केस मिला सब्जी वाला, तो उसने निर्णय लिया कि जितने भी सब्जी वाले हैं, उन बेचने वाले हैं, रेडी पे बेचने वाले हैं, उनके टेस्ट करा जाए। अब उसने टेस्ट कराए तो वहां पे करीबन 17-18 सब्जी वालों को पॉजिटिव केस मिले। अब 17-18 लोग सब्जी वाले बेच ही रहे थे ना, वो कैरियर थे ही ना उसके, वो वही सब्जी को वो भी हाथ लगा रहा है और जिसको बेची है वो भी हाथ लगा रहा है। अब उससे खरीदी गई सब्जी को का अगर उसने खरीदने वाले ने ध्यान नहीं दिया तो खरीदने वाला परेशान होगा। बिल्कुल, अब जिम्मेवारी किसकी आ गई, खरीदने वाले की जिम्मेवारी होगी। अब खरीदने वाले को सोचना है कि मैं मार्केट में जाऊंगा तो मैं कैरियर कोरोना लेके आऊंगा, मैं ये काम करूंगा तो ये होगा। तो अब हर व्यक्ति को जिसकी मजबूरी है देखो उसको तो जाना है सोनिया। अब जब वो खुल गई है, घर में पैसे नहीं है, मजदूर को काम करने बेचारे को जाना पड़ेगा। लेकिन अब वहां पे कितना प्रिकॉशंस वहां का प्रबंधन लेगा, क्या कुछ कर सकता है, बड़ा मुश्किल काम है। काफी विपदा की स्थिति हो गई है। पहले हम थर्मल स्कैनिंग करके ये निश्चिंत हो रहे थे कि थर्मल स्कैनिंग से पता लग जाएगा तो हमको क्वारंटाइन कर देंगे, लेकिन अब तो वो स्थिति भी नहीं रही। अब तो ये देखने में आ रहा है कि उसका टेम्परेचर भी ठीक रहता है, उसके बावजूद भी वो कोरोना से संक्रमित है और कोरोना का कैरियर है। तो अब तो भगवान भरोसे ही स्थिति है। अब केवल इस जैसे डॉक्टर जो है वो मरीज को भगवान भरोसे छोड़ते हैं कोरोना के मरीज को, लेकिन उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब उसके लिए बचाने के लिए जो उसके पास साधन है वो सारे साधन वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें से बहुत उसमें सफल हो रहे हैं, कुछ केसेस में हार जाते हैं। मौतों का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा ही है, करीबन 1400 के करीब मौतें हुई हैं, प्रतिदिन 50, 60, 70 मौतें हो ही रही है ना। तो लेकिन बाकी लोग डॉक्टर के प्रयास से बच जाते हैं। तो वही अब सरकार की हालत हो गई है। सरकार ने कहा कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, अब परिवहन नहीं खोलेंगे, मेट्रो नहीं खोलेंगे, रेल नहीं खोलेंगे, बाजार नहीं खोलेंगे, मेट्रो मॉल्स नहीं खोलेंगे, लेकिन तो बाकी जगह जाएंगे वहां पे अब जाने वाले को ऊपर छोड़ दिया कि अगर वो सावधानी नहीं बरतेगा तो कैरियर लेके बन जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, बाहर से लेके अपने घर में ले आएगा।
तो अब ये जिम्मेवारी आ गई है, व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। पहले सरकार ने 40 दिन में ये आदत डालने की कोशिश की कि लोग लॉकडाउन में रहें, घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं। ये सारी आदतें 40 दिन में सरकार ने लोगों को सिखाने की कोशिश की है, प्रयास किया है, और ये भी दिखाया है कि इसका फायदा क्या हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि जो कर्व है वो ऊपर जाकर फ्लैट है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ नहीं बढ़े। लेकिन अगर पिछले 3-4 दिन का आंकड़ा देखेंगे, इवन आप अगर गुड़गांव अपना इसका हरियाणा का केस ले लीजिएगा, 30 तारीख को 28 केसेस थे आए, पॉजिटिव आए, 1 तारीख को 18 आए, 2 तारीख को 19 आए, यानी 3 तारीख को 30, 1 और 2, पिछले 3 दिनों में ये डबल हो गया। यानी पिछले 3 दिनों में जितने आए थे वो 3 दिनों में ये डबल हो गया, 66 आ गया एकदम से। तो अब वो अलग मान लो, पहले से शुरू से लेके देखेंगे आंकड़ा, उसको देख के तो हम कहेंगे कि हमारा अभी इम्प्रूवमेंट रेट बड़ा अच्छा है, डबलिंग रेट बड़ा अच्छा है। लेकिन क्योंकि पहले टेस्टिंग बहुत कम थी, टेस्ट किट की प्रॉब्लम्स आई थी, केवल लिमिटेड टेस्ट करते थे, तो ये पता नहीं लग रहा था। अब जब टेस्टिंग बढ़ रही है तो संख्या बढ़ रही है। 4,000 टेस्ट हुए तो 66 पेशेंट सामने नजर आ गए। अगर 40,000 हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से ये 660 होंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये आंकड़ा अगर टेस्टिंग करेंगे तो आपको रियल स्थिति का पता लगेगा कि ये अभी हम उसमें तीसरी स्टेज में पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। और आने वाले वक्त में हम सबको इस कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। ये मानना पड़ेगा कि संक्रमण फैल रहा है, तेजी के साथ फैल रहा है। हम अपना बचाव कैसे करें, अपने परिवार का बचाव कैसे करें, अपनी गली मोहल्ले का, अपने उसका शहर का बचाव, गांव का बचाव कैसे करें, ये अब सामूहिक जिम्मेवारी और व्यक्तिगत जिम्मेवारी अब समाज के लोगों की है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन का जो तीसरा पार्ट आज से शुरू हो रहा है, तो किस तरह से आप लोगों को अपनी सावधानी में और भी ज्यादा इजाफा करना है, और जो छूटें दी गई हैं, जो रियायतें दी गई हैं, उनके मद्देनजर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कितने सही है ये तमाम रियायतें, कितनी गलत है। लगातार हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा जान सके कि किस तरह से आप सावधानी बरत सकते हैं, आप खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं, आपका परिवार भी सुरक्षित रह सकता है। चर्चा जारी रहेगी, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम हेल्थ एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं कि फिलहाल की स्थिति कितनी गंभीर मानी जाए, क्योंकि देखिए कि लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत आज हो चुकी है। हम 2 चरण पूरे कर चुके हैं। इन 2 चरणों में हमने बहुत करीबी से जाना कि किन किन सावधानियों को हम अपना सकते हैं, और तीसरा चरण जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें हमारी जिम्मेदारी दोगुनी हो गई है। डॉक्टर पंकज वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार और उनकी ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर पंकज, जो रेड जोन्स हैं उनको सामान्य करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, और देखिए जो ऑरेंज जोन है उनसे भी लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। तो ये 2 सवाल मैं पूछ रही हूँ कि रेड जोन को सामान्य कैसे करें, और जो ऑरेंज जोन है कैसे पता लगाया जाए कि इनको भी रेड जोन में करना है, यानी कि बार बार जो अपडेट है वो किस तरीके से प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए। देखिए, रेड जोन में उसको ऑरेंज जोन में करने से पहले तो हमें उसके वहां पे काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, वहां पे मास स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उनको फिर वहां से जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको उस जगह से बाहर निकालना पड़ेगा, उनको आइसोलेशन सेंटर में लेना पड़ेगा या ट्रीटमेंट वहां लेना पड़ेगा, ताकि वहाँ बाकी कम्युनिटी में वहीं पर उसका इलाज किया जा सके। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, मास स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे रेड जोन में, अगर उनको ऑरेंज जोन में लेके आना है तो। और जो ऑरेंज जोन है उसकी जो इवेल्युएशन है, उसके क्राइटेरिया जो है वो सरकार ने बनाए हैं, केंद्र सरकार ने, कि डबलिंग रेट कितना होगा, कितने पॉजिटिव केसेस होंगे, कितने पॉजिटिव केसेस आते हैं, कितने एक्टिव केसेस होंगे, ये सारा आंकड़ा जो है उनको ध्यान में रखकर ही ये ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में कन्वर्ट किया जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि अब रेड जोन से ऑरेंज जोन में तो बहुत कम केसेस आएंगे, लेकिन ऑरेंज जोन रेड जोन में संख्या बढ़ने के मुझे चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा हरियाणा में 2 जिलों को ही रेड जोन में माना गया है, और सोनीपत और फरीदाबाद। लेकिन आप देखिएगा आंकड़े गुड़गांव के क्या कहते हैं,
और आंकड़े दशहर और पानीपत के क्या कह रहे हैं। बिल्कुल लगातार तो बढ़ रहे इनका हैं। भी रेड जोन में आना संभव है। अगर वहाँ पे मास स्क्रीनिंग की गई तो टेस्टिंग वहाँ पे अगर फैसिलिटी बढ़ाई गई तो वो ये भी रेड जोन में आ जाएंगे। और जिस तरह से ग्रीन जोन्स का भी अगर हम जिक्र करें तो देखिए हरियाणा में फिलहाल 2 ग्रीन जोन है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है। वहां से संक्रमण के मामले नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर क्या कारण माना जाए डॉक्टर पंकज? क्योंकि ये अच्छी खबर तो है, अच्छी बात तो है, लेकिन वहां से सीखने की भी जरूरत है। देखिए वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही सादे लोग हैं, दोनों रेवाड़ी में और इसमें। अब वहाँ पे मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन लोगों ने कर ली। जैसे लॉकडाउन हुआ तो वहीं पे कंटेन हो गए नारनौल के लोग, नारनौल डिस्ट्रिक्ट में और रेवाड़ी के डिस्ट्रिक्ट, उनका बाहर आना जाना नहीं हुआ और बाहर से भी लोग वहाँ पर नहीं गए। तो वहाँ के लोगों ने ज्यादा संयम दिखाया, ज्यादा सावधानी बरती, इसलिए वहाँ पे कोई केस अभी नहीं पहुंचा है। ये कारण हो सकता है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे पता नहीं टेस्टिंग की क्या कितनी टेस्टिंग वहाँ पे हो रही है, ये भी देखने की बात है। और मुख्य कारण ये है कि लॉकडाउन होने के नाते उनका दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जाना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहा और लोगों ने बहुत सावधानी बरती। डॉक्टर पंकज, माना जा रहा है कि कोरोना वायरस फ्लू से ज्यादा संक्रमित करता है इंसान को, या फिर ये ज्यादा फैलता है, तो ऐसे में किस तरह से ये स्थिति गंभीर मानी जाए कि फ्लू का तो इलाज जो है या फिर फ्लू की जितनी भी चीजें या कार्यशैली रही वो भारत कर चुका है, भारत देख चुका है, लेकिन ये वायरस नया माना जाए, नई फॉर्म में आया है, तो क्या माना जाए कि इस पर कब तक रोक लगाई जा सकती है, कब तक संभावना मानी जाए? देखिए वायरस तो पुराना ही है लेकिन नए रूप में आया है। बिल्कुल। तो इसके बारे में जानकारी, पहले के जो जानकारियां हैं वो सारी उपलब्ध हैं। इसीलिए इसकी जो वैक्सीनेशन का प्रचार करने का जो कार्य चल रहा है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है और ज्यादा जल्दी सफलता इसमें मिलने वाली है। कमर्शियल लेवल पे मेरा मानना ये है कि दिसंबर से पहले ये आ जानी चाहिए। काफी वर्किंग इसके ऊपर हो रही है जहाँ तक वैक्सीन आने की बात है। और जहाँ तक इलाज की बात है, अब इन्होंने कोविड वार्ड बनाए हैं, कुछ फैसिलिटीज बनाने की कोशिश की है। मुझे लगता है सरकार को और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको भी, जो उनका CSR का फंड है उसको भी अब जो है हेल्थ की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। वो अपने अपने एरियाज में, बाकी जगह में जो हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं जो हैं वो उनको अपना पैसा उस पर खर्च करना चाहिए। डॉक्टर पंकज, लॉकडाउन का जो तीसरा पार्ट है वो आज से शुरू हो गया है और स्वास्थ्य कर्मियों का अगर जिक्र करें तो उनके आड़े कौन कौन सी नई चुनौतियां आने वाली है? देखिए अभी तक तो क्या हो रहा था कि हमारे पास लिमिटेड केसेस थे। मान लो जो आज की तारीख में ये 66 केसेस हैं और ये 66 केसेस अक्रॉस कई डिस्ट्रिक्टों में हैं, तो वहां पर इनके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने की कोशिश जो है वो स्वास्थ्य विभाग करेगा, वो कर पाएगा। लेकिन जैसे आंकड़ा ये बढ़ेगा तो उसके बाद और वृद्धि होने वाली है, क्योंकि एक केस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके साथ 50-60-100 तक भी कई बार आपको टेस्ट करने पड़ते हैं, स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब ये आंकड़ा बहुत बढ़ जाता है तो फिर आप ये ट्रेसिंग वाला काम छोड़ देते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। अब पंजाब में 300-350 केसेस एक दिन में हुए हैं। अब 350 केसेस एक दिन में हुए हैं, अगर आप करीबन देखें तो भी आपको अगर एक केस के ऊपर अगर मान लो 50 भी आप स्क्रीनिंग करते हैं और टेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 350 मरीजों के लिए के आसपास कॉन्टेक्ट वाले लोगों को कितने सारे टेस्ट वहां करने होंगे। और जब उतने टेस्ट होंगे तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा। तो अब ये विशेष सर्कल शुरू हो गया है और इसलिए आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं वो अवश्य बढ़ेंगे। आप इनको ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएंगे। और अभी जो लड़ने की क्षमता है लोगों की कितने मान रहे हैं? क्योंकि जो 2 लॉकडाउन हुए उनमें देखा गया कि काफी लोग हैं जो सावधान भी हुए, काफी लोग जागरूक हुए। अगर ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करें तो देखिए वहां पर सैनिटाइजर जो शब्द है बिल्कुल नया, मास्क शब्द बिल्कुल नया, तो वहां पर लोग जागरूक होते नजर आए, शहरों के भी लोग जागरूक होते नजर आए। तो फिलहाल आपको क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? देखिए सोनिया जी, जागरूकता जो है ना वो बड़ी प्रोपोर्शनल है। मतलब वो आपको ये पता लगा कि मास्क लगा के रखना है, आपको पता लगा 2 गज दूरी मेंटेन करनी है, लेकिन क्या आप प्रैक्टिस में कर पाए ये काम? क्या आप उसको सही स्थिति में कर पाए? अब करोड़ों लोग तो ऐसे हैं कि ये जानकारी मिलने के बावजूद भी कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, उसके बावजूद भी उनकी स्थिति इस तरह की है, वो स्लम्स में रह रहे हैं,
एक एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं। एक ही बिल्डिंग में, अभी जैसे आपने कापासीडा का देखा, एक ही बिल्डिंग में इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो कॉमन एक ही बाथरूम है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, मजबूरी वाली जो स्थिति है, कि जानकारी होते हुए भी वो उसका पालन नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा, आज जो है ना, इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए हैं। अब शराब के ठेके खोल दिए हैं तो वहां जो लाइन लग रही है, अगर उसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए तो वो लाइन कई किलोमीटर हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही खुला है तो पीने वालों को लगा कि तो पता नहीं फिर दोबारा बंद ना हो जाए, तो इसलिए वो आगे पहुंच गए। अब क्या होगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो मान लो एक आदमी खड़ा है, वो डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा है, तीसरा पीछे से आओ बीच में आके खड़ा हो गया, तो वो ये क्राउडिंग तो होगी। ऐसे ही दुकानों में है, ऐसे जो सब्जी मंडी खुली है तो वहां पे होगी, तो ये क्राउडिंग तो होगी। अब इसका तो है, सरकार कोशिश तो कर रही है, धीरे धीरे करे, ओड करे, अंदर करें, बल्कि उससे कई बार नुकसान भी है। जैसे मान लो गुड़गांव में ये कहा गया सेक्टरों की मार्केट खुलेगी। अब सेक्टरों की मार्केट खुलेगी, बड़ी मार्केटें नहीं खुलेंगी। अब होगा क्या कि वो जो मान लो 1 लाख लोग हैं जिन्होंने सामान लेना है, वो अगर 10,000 दुकानों पे जाते पूरे प्रदेश में, तो अब उनको मान लो 2,000 दुकानों पे जाना होगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वहां पे लोग ज्यादा बढ़ेंगे एक ही दुकान पर। तो दुकानें अगर खोलने का फैसला ले लिया है तो फिर अब ये रिस्ट्रिक्शन लगाने का फायदा नहीं है कि ये खुलेगा और ये नहीं खुलेगा। अब कई पता लग रहा है कि सैलून खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, कहीं पे लग रहा है कि भी रेस्टोरेंट खुलेंगे, ईटेबल्स जगह है वो खुलेंगे कि नहीं खुलेंगी। कईयों ने कहा दुकानें खुलेंगी, और मान लो किसी की बिरयानी की दुकान है और दुकान तो उसकी भी दुकान है, तो वो खोलेगा। अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए एक ही रूल बना के वो जो अब जो एजुकेशन वाला पार्ट है, लोगों को संयम बरतते हुए उसी की तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर परमेश्वर, लॉकडाउन का जो तीसरा चरण शुरू हो रहा है, उसको लेकर आपके क्या विचार है, क्या आप कहना चाहेंगे? इसके साथ साथ जो छूटें भी दी गई हैं, उनके प्रति आपकी क्या सोच है? देखिए सोनिया, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि इस समय अब ये जो है 1-on-1 फाइट शुरू हो चुकी है। हर आदमी को अपना बचाव खुद से करना है। अब सरकार, जैसे डॉक्टर पंकज वत्स ने कहा, बहुत अच्छा बोला कि आप 10,000 में से 2,000 दुकानें खोल रहे हैं, तो भीड़ उन 2,000 दुकानों पे बढ़ेगी। तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि अब तो पूरा खोल देना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आधा खुल रहा है कि पूरा खुल रहा है। अब तो बात यह है कि कौन आदमी अपने को बचा लेता है, क्योंकि इस समय आप तब बचेंगे जब आप ये मान करके चलेंगे। सोनिया, पिछली बार भी मैंने बोला था कि मेरे हिसाब से आप तब बचेंगे जब आप ये मान के चलेंगे कि आपके सामने जो व्यक्ति है वो कोरोना का कैरियर है, और मैं खुद जो है प्रोन हूं, आज मुझे कोरोना का इन्फेक्शन हो जाना है या हो चुका होगा, तो उसकी दवा बड़ी सिंपल है। उसकी दवा बड़ी सिंपल यह है कि आपने जो है पहले बचाव का प्रयास करना है और बाद में जो है उस इन्फेक्शन को वेरी इनिशियल स्टेज पे खत्म करने की कोशिश करनी है। बचाव के लिए बार बार हम कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरूरी नहीं कि पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा हो तभी आप जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। ये आपके अपने हाथ में है। जिस दुकान पे आपको लगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही, आप मत जाइए। आप कोई देखिए, राशन है, मेडिकल है, ये इमरजेंसी है। बाकी अभी जो है इस समय आप कटिंग के लिए मत जाइए, शेव कराने मत जाइए, कपड़ा खरीदने मत जाइए, कोई इमरजेंसी तो है नहीं। देखिए, समझदारी जो है, आज कहते हैं जान है तो जान है। सोनिया, जान बचानी है तो डरना पड़ेगा। और इस समय वो जो कहावत है ना, जो डर गया वो बच गया, वो इस समय के लिए बिल्कुल 100% सही सिद्ध होगी। जो डर के घर बैठ जाएगा, बैठा रहेगा, वो बचेगा। और दूसरा, फिर बीइंग आयुर्वेदिक फिजिशियन, मैं कहना चाहूंगा कि अब वो टाइम आ चुका है कि अब जो आयुर्वेद की बातें हम बता रहे थे इतने टाइम से हरियाणा न्यूज के माध्यम से, आज जो है उसको पूरी तरह से फॉलो करने का टाइम आ गया। आपको दिन में 3 बार गर्म पानी का सेवन जरूर करना है। आपने रोज दिन में 2 बार हल्दी और सेंधा नमक के पानी के गरारे जरूर करने हैं। आपने हल्दी और सेंधा नमक पानी से भाप जरूर लेनी है। आपने दिन में 2 बार कम से कम या तो लौंग चूसिए, या काली मिर्च चूसिए, या अजवाइन और सेंधा नमक मिलाकर के चूसिए। अब तो दुकानें खुल रही हैं, तो पान का पत्ता बहुत अच्छा एंटीवायरल होता है, तो पान के पत्ते पे थोड़ा सा लौंग इलायची रख के उसको चूसिए। और हमने जो काढ़ा बताया है जिसमें
सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है, लौंग, इलायची, दालचीनी, मुलैठी, हल्दी, तुलसी, गिलोय, जितनी चीजें आपको मिल जाएं आप हर्बल टी के रूप में सुबह शाम लें। देखिए ये आप करते हैं तो ये करते नहीं, ये करना पड़ेगा सोनिया, अब ये करना पड़ेगा अगर आप जो है अपने को बचाना चाहते हैं तो। और डॉक्टर परमेश्वर, फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है उसमें जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो चाहे चिकित्सक हों, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, चाहे वो सफाई कर्मी क्यों ना हो, चाहे वो पत्रकार क्यों ना हो, उनके लिए भी एक नई चुनौती आ रही है। क्योंकि देखिए लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है उसमें वाकई गंभीर स्थिति मानी जाए, लोग घरों से बाहर भी निकलेंगे, खरीदारी भी करेंगे, कुछ आवाजाही अनर्गल तौर पर भी होगी, तो ये उन लोगों के लिए भी चुनौती है। तो इसमें और क्या क्या सावधानियों में इजाफा करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं आप? देखिए सबसे बड़ी बात है पेंडेमिक है, ये जनपदोध्वंस है, इसमें सावधानी ही सबसे पहले बड़ी चिकित्सा है। तो जितने हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए यही है कि वो अपना ध्यान रखें, बिल्कुल किसी भी तरह से लापरवाही ना करें, अपने पीपीई जो है उनको प्रॉपर, देखिए हिम्मत नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम युद्ध में होता है और हम सोचते हैं कि नहीं हम जाके खत्म कर देंगे दुश्मन को, एकदम से बंदूक उठा करके हम दुश्मन के खेमे में चले जाते हैं। हम इस तरह के हमें जो है हमें साहस दिखाना है, लेकिन हमें दुस्साहस नहीं दिखाना, हमें अति साहस नहीं दिखाना, वो हम पे भारी पड़ेगा। क्योंकि अगर मेडिकल कर्मी, मतलब हमारे स्वास्थ्य के लोग या हमारे मीडिया के लोग या हमारे पुलिस वाले या हमारे सफाई कर्मी अगर कोरोना की चपेट में आने शुरू हो गए, जो कि हो चुके हैं थोड़े बहुत, तो जान लीजिए कि उसके बाद जो स्थिति पैदा होगी वो अनकंट्रोलेबल होगी। फिर कोरोना के पेशेंट की देखरेख करने वाला जो है, जो हमें एक तरह से लॉकडाउन पीरियड में लाभ मिला कि हम आज जान गए कोरोना पेशेंट को कैसे हमें लेकर के जाना है, कहाँ रखना है, उसका खान पान कैसे रखना है, कैसे उसे समझाना है, ये जो हमें लॉकडाउन के पीरियड में हमें सीखने को मिला, ये सब बेकार हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कोरोना वॉरियर्स को भी और अधिक एहतियात बरतनी पड़ेगी और पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, एक अस्पताल कोविड-19 के तौर पर देखे जा रहे हैं और खास तौर पर जो अमूमन आम बीमारियां हैं उनका इलाज फिलहाल नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र करें, अस्पतालों का जिक्र करें, तो काफी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज ना होने के चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो क्या इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी होनी चाहिए? देखिए थर्ड फेज जो लॉकडाउन का है उसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि सरकार ने सभी नर्सिंग होम क्लिनिक को भी कह दिया है कि वो अपनी ओपीडी खोलें। तो ये ओपीडी खोलने का फायदा जो है वो स्वाभाविक रूप से जनता को मिलेगा। दूसरा जो है, सरकार ने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए हैं। वो इसलिए बनाए हैं ताकि वहां पे रहने वाला स्टाफ वो उसको और वहाँ जो पेशेंट्स हैं उनको आइसोलेट किया जा सके बाकी पेशेंट से। तो इसलिए कोविड डेडिकेटेड जो है वो वार्ड्स बनाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कहीं कहीं बना दिया है, लेकिन वही है कि आपके पास डॉक्टर्स की कमी तो है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी तो है। इसलिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो इमीडिएटली जो है तेजी के साथ इसके लिए भर्तियां खोले। और जो लोग उपलब्ध हैं हमारे पास, पैरामेडिकल स्टाफ में काफी लोग उपलब्ध हैं, तो उनको एंट्री करें ताकि उनको आगे आने वाले समय में उसके लिए तैयार किया जा सके। आप देख सकते हैं कि मेजेंटा जैसे मेडिसिटी जैसे हॉस्पिटल में भी वहाँ के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और कर्मचारी वो काफी सारे संक्रमित हुए थे। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखा गया और डेडिकेटेड वार्ड बनाए गए हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल्स बने हैं। और वो प्रोटोकॉल फॉलो कितने हो पाएंगे लैक ऑफ मैन पावर के कारण, वो देखने वाली बात है। डॉक्टर परमेश्वर, अगर आयुर्वेद का जिक्र करें तो इस स्थिति में आयुर्वेद कितना लाभकारी माना जाए लोगों के लिए, और कौन कौन से जो खान पान में जो उपाय हैं वो लोगों को बरतने चाहिए? देखिए इस समय मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद इस माहौल में जब ये तीसरा एक तरह से छूट मिलनी शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि इस समय आयुर्वेद को फ्रंटलाइन बना देना चाहिए। क्योंकि अगर आयुर्वेद को हम फ्रंटलाइन एक तरह से प्रोटेक्टर बना देते हैं, शील्ड बना देते हैं, तभी हम इस महामारी का जो है एक तरह से मुकाबला कर पाएंगे। आज हमें मतलब सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारे अगेन जनपद ध्वंस में आयुर्वेद में लिखा गया है कि घर रहिए,
नंबर 2 पे जो है बाहर जा रहे हैं तो आप सरसों का तेल नाक में लगा करके जाइए, मास्क लगा करके जाइए, कैप लगा करके जाइए, ग्लव्स पहन करके जाइए, हाथों को बार बार धोइए। ये सब चीजें तो आपको करनी है, लेकिन साथ में आप ये मान के चलिए कि अब जब सब लोग घूम रहे हैं, आप उसमें एक्सपोज हो रहे हैं, तो आपको इनिशियली आपने वायरस को अपनी बॉडी से वेरी इनिशियल स्टेज पे क्लियर करना है, न्यूट्रलाइज करना है। और उसके लिए ये तब की स्थिति है जब आपको कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि 70 से 80% पेशेंट आज भी हमारे ऐसे हैं जिनमें सिंपल खांसी भी नहीं देखने को मिल रही है। तो सोनिया, ये जो टेस्टिंग है, ये बिल्कुल मुझे अब लगता है कि इस समय इसकी रेलिवेंसी खत्म हो चुकी है, और टेस्टिंग पे सरकार जो खर्च कर रही है उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए लौंग बांटने में, बड़ी इलायची बांटने में, काली मिर्च बांटने में, साथ में जो है लोगों को काढ़ा बांटने में। ये सारा बजट उधर कर दे। देखिए, अगर आपकी जेब में, अगर आप सड़क चलते हैं और आपको लौंग इलायची मिलती है, तो आप चाहे जितने भी विश्वास करें ना करें, लेकिन आप लौंग मुंह में डाल के चूसना शुरू कर देंगे, और काली मिर्च चूसना शुरू कर देंगे, अजवाइन चूसना शुरू कर देंगे। और सोनिया, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि काफी कुछ संभावना है कि यह वायरस जो इनिशियल स्टेज में हमारे मुंह या थ्रोट में रहता है, अगर कोई व्यक्ति काली मिर्च चूसता है, लौंग चूसता है, अजवाइन चूसता है, तो पहली स्टेज पे ही उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगा, उस वायरस के फर्दर मल्टीप्लिकेशन को रोक करके उस आपको सिम्टम नहीं आने देगा, आपको बचा लेगा। तो इसलिए इस समय तो और दूसरा, अगर सिम्टम आता है तो यहां पर आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं जो प्रूवन एंटीवायरल हैं। देखिए, मॉडर्न साइंस ने अलग अलग तरह की चीजें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत अधिक पॉपुलर हुई, लेकिन ट्रंप जी ने जो है फिर बोला कि हमारे यहाँ इतने 1000 पेशेंट में हमने स्टडी किया एंड वी आर नॉट फाइंडिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अभी प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बहुत अधिक बातें हुई, तो हमारी केंद्र सरकार ने बोल दिया कि नहीं, अगर प्लाज्मा थेरेपी को इस्तेमाल किया तो गैर कानूनी होगा। सो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें ट्रायल हैं, लेकिन जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसमें त्रिभुवन कीर्ति रस है, संजीवनी वटी है, नारदीय लक्ष्मी विलास रस है, ये सब प्रूवन एंटीवायरल है। ये कोई आज से थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लाखों सालों से इस्तेमाल होते आई हैं और हम वायरस को इससे मारते हैं। तो आप जो है कम से कम आप अंधेरे में तीर चलाने की जगह जो है हल्की रोशनी में तीर चलाइए। तो हल्की रोशनी से मेरा मतलब है कि आप आयुर्वेद की औषधियां इस्तेमाल कीजिए, अंधेरे में तीर क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ये या तो आयुर्वेद जो है अपने आप में चिकित्सा पद्धति ना हो, या हमारे यहाँ की प्रचलित पद्धति ना हो। ये तो प्रधान पद्धति है हमारे देश की। 200 साल पहले आयुर्वेद से ही सब चिकित्सा होती थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हल्की रोशनी में तीर चलाना पसंद नहीं कर रहे हैं, अंधेरे में तीर चलाना पसंद कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है टाइम आ चुका है सोनिया, आयुर्वेद को फ्रंट पे खेलने दें, आयुर्वेद को सुरक्षा कवच बनाएं इस महामारी से बचने के लिए। तभी इस देश में हम महामारी से फाइट कर पाएंगे, नहीं तो स्थिति बहुत ही भयानक होने जा रही है। डॉक्टर परमेश्वर, ग्रामीण क्षेत्रों का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हम उन लोगों की समस्याएं उठाते रहे हैं, उनकी ओर से कई प्रश्न आए हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि जिस तरह से मौसम परिवर्तन हो रहा है, लोग अभी खेतों का काम करके हटे ही हैं, कहीं पर कटाई हो चुकी है, कहीं पर गेहूं की फसल मंडी में लेकर जा रही है, तो लोग एलर्जी से ग्रसित हो रहे हैं। उनको एलर्जी हो रही, चाहे वो धूल मिट्टी से हो रही हो या फिर कारण जो भी हो, तो आयुर्वेदिक लहजे से, आयुर्वेद के हिसाब से उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए जो वो घर में बैठकर कर सकें? देखिए, इस तरह की एलर्जी में काली मिर्च और बताशे, ये काली मिर्च सबके घर में उपलब्ध है, बताशे जो हम प्रसाद में इस्तेमाल करते हैं, एक रेशियो होता है। सोनिया, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 50 ग्राम काली मिर्च और 150 ग्राम बताशे, ये दोनों मिला करके आप घर में पाउडर तैयार करें, और इस पाउडर का आधा चम्मच से 1 चम्मच हर दिन रात में जो है इसको हल्दी वाले दूध के साथ, हल्दी वाले दूध बनाने का भी एक स्पेशल तरीका होता है कि आप 1/4 चम्मच हल्दी जो अपनी सब्जी में आप डालते हैं, उसको 1 कप दूध 1 कप पानी में मिला करके आप 5 मिनट उबालेंगे, तो वो 2 कप का 1 कप रह जाएगा, और आप छान करके उस पीले दूध से जो पाउडर काली मिर्च और बताशे का आपने तैयार किया, उसका आधा चम्मच से 1 चम्मच रोज रात में खाएं। तो आप देखें, किसी भी तरह की एलर्जी होगी तो आप उससे जो है 2-4 दिन में ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और आप खाइए पूरे महीने भर, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी और काली मिर्च देखिए हमारे किचन के आइटम है, इससे किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस समय की एलर्जी में ये आपके लिए बहुत अच्छी एक औषधि सिद्ध होगा। तो काली मिर्च, बताशे का पाउडर हल्दी के दूध के साथ हर किसान भाई को खाना चाहिए, हर मजदूर को खाना चाहिए, और मैं कहता हूं हर इस समय देश के नागरिक को खाना चाहिए।
डॉक्टर पंकज, लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है आज से शुरू हो गया है, बहुत सारी रियायतें भी सरकार की ओर से दी गई। बार बार हम जिक्र भी कर रहे हैं कि कितना सही है, ये कितना गलत है। अब आप जनता को कोई संदेश एक चिकित्सक होने के नाते देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो वही संदेश आपके चैनल के माध्यम से बार बार दे रहा हूँ कि आज की तारीख में भी हर व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि वो रेड जोन में रह रहा है। उसको मानना चाहिए कि उसको टोटल लॉकडाउन अपने चारों तरफ रखना है। उनको पहले 2 गज जो दूरी थी, वो पहले हमने कहा था जरूरी 2 गज की दूरी है जरूरी, लेकिन अब बन गई है मजबूरी। तो अब तो मजबूरी इसलिए बन गई है कि मूवमेंट बहुत हो रहे हैं, बहुत लोग इधर से उधर जाएंगे, कम्युनिटी में कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन इसका होना है। तो इसलिए आपको ये नियम बनाना पड़ेगा कि आपको हर हालत में 2 गज की दूरी पर रहना है। उसके लिए आपको किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब हमें आदत नहीं है मास्क को बार बार पहनने की, लेकिन उसके बावजूद भी आपको डालना पड़ेगा। या तो मास्क डालिएगा या आप अंगूठा डालिएगा, कई जोड़ी अपने रखिएगा, और ताकि बार बार उसको वॉश करते रहें। वही जो नियम है, उन्हीं नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, जिनका हम बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना है। कोई भी तरह का बाहर तभी निकलना है जो बहुत ज्यादा मजबूरी है, तभी आपको बाहर निकलना है। जो आपको नियम इन दिनों में बताए गए थे, उन सबका आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अपने चारों तरफ दृढ़ता के साथ, संयम के साथ आपको अपने आप को ये मानते रेड जोन में हो, अपनी और अपने परिवार की का बचाव करना है। डॉक्टर परमेश्वर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? क्योंकि देखिए कि लगातार ये एक चुनौती मानी जा रही है भारत में, और वाकई ये चुनौती है भी, इसीलिए लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो शुरू किया गया है। देखिए, मेरा सोनिया जनता से संदेश यही है कि जैसे डॉक्टर पंकज वत्स ने कहा है कि हर व्यक्ति अपने को रेड जोन में माने, यानी कि इस समय जो है आपको अपना बचाव खुद से करना है। और यहाँ पे सरकार से मेरी विनती है, अनुरोध है, अपील है कि वो अगर हो सके तो ये जो मास्क होता है ना, इसको किसी तरह से जो है ये टेस्टिंग का पैसा हटा करके और इनको 1-1 रुपए का कर दे, 1 रुपए का मात्र, सो दैट हर व्यक्ति कम से कम 2 दिन में मास्क बदल ले, 3 दिन में मास्क बदल ले। क्योंकि अगर जो है ये 10 रुपए का और 15 रुपए का मार्केट में मिलता रहा, तो हम एक गरीब आदमी से उम्मीद नहीं करते कि वो सैनिटाइजर की बोतल 10 रुपए की मिलनी चाहिए, 5 रुपए की मिलनी चाहिए, साबुन हमारा जो है 2 रुपए का मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए, सो दैट एक गरीब व्यक्ति चाह के कर सके उसे। और देखिए, लोग समझ जाएंगे कि भाई मास्क अगर इस तरह से बंट रहे हैं, तो आप जगह जगह मशीन होनी चाहिए जहां से आप मास्क 1 रुपए का मास्क रखिए, आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग जो है वो फिर इसको फॉलो करेंगे, अपना बचाव करेंगे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मन में तो बचाव की एक तरह से इच्छा हो, लेकिन जो ये 15 रुपए का मास्क रोज पहनने की जो है वो शक्ति ना हो। तो ये शक्ति गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। बिल्कुल। चर्चा में शामिल हुए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पंकज वत्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज के साथ बने रहने के लिए। तो देखिए, लगातार हमने चर्चा की है कि लॉकडाउन का जो तीसरा चरण शुरू हो चुका है, इसको किस तरीके से, कितनी गंभीरता से देखा जाए। और आयुर्वेद के लिहाज से अगर जिक्र करें तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जितना स्ट्रोंग होगा, उतना ही ज्यादा जो है कोरोना वायरस आपके जो करीब नहीं आएगा। तो देखिए, आपको लगातार जो है अपनी सावधानियां बरतनी है। अब आपकी जिम्मेदारी दोगुनी हो गई है, क्योंकि देखिए कि 2 चरण लॉकडाउन के हम पूरे कर चुके हैं, तीसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि अब हम जो हमने 2 चरणों में सीखा उसको अच्छे से लागू करें, नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें। देखिए, छूट भी दी गई हैं, जो रियायतें दी गई हैं उनका सही तरीके से हम पालन करें। जो चीजों की वाकई हमें आवश्यकता, उन चीजों को वाकई बड़ी करीबी से देखें, और जो खामियां रही उनको भी देखें, और जो खूबियां रही उनको और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाए। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।